मैं डॉक्टर अनीता गुप्ता, अध्यक्ष हिंदी विभाग, मंडार वाले सेठ मंगलचंद चौधरी राजकीय महाविद्यालय आबू रोड, स्नातकोत्तर विभाग उत्तरार्ध के समस्त विद्यार्थियों और आरएएस अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे यूट्यूब चैनल के सभी विद्वान साथियों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। माँ सरस्वती का नमन व वंदन करते हुए आज की कक्षा हम आरंभ करेंगे। नमस्ते सदा सत्व ज्ञानदायिनी भुक्ति मुक्ति प्रदायिनी वीणा पाणी, हे सरस्वती सदा हृदय वासिनी नित्याक्षर रूपिणी विश्व मोहिनी। सितंबर माह राष्ट्रभाषा का चेतना, उसकी अस्मिता, उसके उज्ज्वलता और विश्व मंच पर उसकी पहचान का माह है, जो माह हमें एक माह नहीं अपितु प्रति माह ही, प्रति दिवस ही मनाना चाहिए। उस शुभ प्रेरणा से प्रज्वलित होकर आज हम सब संकल्पित हैं, हिंदी हमारी माँ, हिंदी हमारी पहचान, हिंदी हमारा अभिमान। हिंदी हमारे देश की पहचान है, हिंदी हम सबका स्वाभिमान है, हिंदी की विश्व में पहचान है, हिंदी अपने देश में एकमात्र राष्ट्रभाषा का स्वाभिमान है, इसी में हम सबकी शान है। आज हम सप्तम प्रश्न पत्र भाषा विज्ञान के अंतर्गत भाषा के विकास या उसके परिवर्तन के विभिन्न कारणों का अध्ययन करेंगे। पिछली कक्षाओं में हम भाषा की विशेषताएं, भाषा के मार्ग, भाषा की प्रकृति, इन सभी का अध्ययन कर चुके हैं। स्नेही विद्यार्थियों, भाषा में परिवर्तन होना ही उसका विकास या विकार है। भाषा चिर परिवर्तनशील है। भाषा में विकास या परिवर्तन उसके पांचों ही रूपों ध्वनि, शब्द, रूप, अर्थ और वाक्य में होता है। ध्वनि लोप, आगम, विपर्यय, परिवर्तन आदि का, रूप रामस्य, राम का, वाक्य शब्दक्रम, अन्वय आदि का, शब्द पुराने का लोप और नए का आना, अर्थ में विस्तार, संकोच, आदेश आदि का। इन परिवर्तनों के कारण और उसके रूपों या दिशाओं पर अच्छी प्रकार विचार, इन पांचों से संबद्ध हम अलग अलग अध्यायों में भी इसकी चर्चा करेंगे और यहाँ भी संक्षेप पर अपने विचार विमर्श करेंगे। भाषा का विकास या परिवर्तन के दो प्रमुख वर्ग हैं। जिन कारणों से यह विकास होता है या परिवर्तन होता है, उसको दो वर्गों में रखा जा सकता है। एक अभ्यंतर वर्ग, द्वितीय बाह्य वर्ग। अभ्यंतर वर्ग में भाषा की अपनी स्वाभाविक गति, जिसमें प्रमुखतः भाषा की कठिन से सरल होने की प्रवृत्ति है तथा वे कारण सम्मिलित हैं जो प्रयोक्ता की शारीरिक या मानसिक योग्यता आदि संबंधी स्थिति से संबंध रखते हैं। बाह्य कारण में वे कारण आते हैं जो बाहर से भाषा को प्रभावित करते हैं। इन दोनों में पहले प्रकार के कारण भीतरी, आंतरिक या अभ्यंतर कहे जा सकते हैं और दूसरे प्रकार के कारणों को बाहरी या बाह्य की संज्ञा दी जा सकती है। अभ्यंतर वर्ग के अंतर्गत भी वे सभी कारण आते हैं जो प्रभाव नहीं डालते, जैसे प्रयोग से घिस जाना। अधिक प्रयोग के कारण धीरे धीरे
अन्य सभी चीज़ों की भांति भाषा में भी स्वाभाविक रूप से परिवर्तन होता है। संस्कृत की कार की विभक्तियाँ इसी प्रकार धीरे धीरे घिसते घिसते समाप्त हो गई। बल, जिस ध्वनि या अर्थ पर अधिक बल दिया जाता है वह अन्य ध्वनियों या अर्थों को या तो कमज़ोर बना देता है या समाप्त कर देता है। इस प्रकार इसके कारण भी भाषा में विकास या परिवर्तन हो जाता है। इस संबंध में ध्वनि और अर्थ के कारण में विस्तार से विचार किया जाता है। प्रयत्न लाघव, भाषा में विकास लाने या परिवर्तन उपस्थित करने वाले कारणों में ये सबसे महत्वपूर्ण है और भाषा में विकास या परिवर्तन के 90% से भी अधिक का दायित्व इसी पर है। इसे मुक्तसुख भी कहते हैं। व्यक्ति कम से कम प्रयास से अधिक काम करना चाहते हैं। बोए हुए खेतों में भी लोगों की वही प्रवृत्ति बीच से तिरछा रास्ता बना देती है। बोलने में भी इसी प्रकार कम से कम प्रयत्न से लोग शब्दों को उच्चरित करना चाहते हैं और इस क्रम से कम प्रयास या प्रयत्न लाघव से शब्दों को सरल बनाने या सरलता के लिए कभी तो बड़ा और कभी छोटा बना डालते हैं या कभी केवल कठिन संयुक्त व्यंजनों आदि को सरल कर लेते हैं। जैसे कृष्ण का कन्हैया, कान्हा या किशन, भक्त का भगत, वाइट्समैन का पेटमैन, स्टेशन का टेशन, धर्म का धर्म, बीबी जी का बीजी, गोपेंद्र का गोविंद, गद्द का गिद्ध, आलक तक का आलता आदि सरल करके बोलने के प्रयासों के ही फल है। प्रयत्न लाघव या मुक्तसुख कई प्रकार से लाया जा सकता है, जिनमें स्वर लोप जैसे अनाज से नाच, एकादश से 11, व्यंजन लोप जैसे स्थाली से थाली, अक्षर लोप शहतूत से तूत, स्वरागम स्काउट, सकाउट से स्काउट, कर्म से करम, कृपा से कृपा, व्यंजनागम अस्थि से हड्डी, विपर्य वाराणसी से बनारस या पहुँचना से चहूटना, समीकरण शर्करा से शक्कर, कलेक्टर से कलेक्टर, विषमीकरण काक से काग, स्वतः अनुनासिकता उष्ट से ऊँट, श्वास से सांस, राम से राम, कुछ अन्य जैसे गृह से घर, वधु से बहू आदि। तो प्रयत्न लाघव के अंतर्गत आने वाले इन प्रधान और अन्य प्रकारों का विस्तृत हम अध्ययन करते हैं। मानसिक स्तर, बोलने वाले के मानसिक स्तर में परिवर्तन होने से विचारों में परिवर्तन होता है। विचारों में परिवर्तन होने से अभिव्यंजना के ढंग में परिवर्तन होता है और इस प्रकार भाषा पर भी प्रभाव पड़ता है। इसका स्पष्ट परिणाम अर्थ परिवर्तन होता है, पर कभी कभी ध्वनि पर भी असर देखा गया है। अनुकरण की पूर्णता के अंतर्गत ये कहा जा सकता है कि भाषा अर्जित संपत्ति है और उसका अर्जन मनुष्य अनुकरण के सहारे समाज से करता है। अनुकरण यदि पूर्ण हो तब तो व्यक्ति किसी शब्द को ठीक उसी प्रकार कहेगा जैसे वह व्यक्ति कहता है जिसका कि वो अनुकरण कर रहा है, किंतु प्राय ऐसा होता नहीं। अनुकरण प्राय अपूर्ण या ठीक होता है। ध्वनि का अनुकरण सुनकर तथा उच्चारण अवयवों की गति देखकर किया जाता है। वाक्य अर्थ आदि का अनुकरण मानसिक रूप में समझकर किया जाता है। होता यह है कि अनुकरण में अनुकर्ता कुछ भाषिक तथ्यों को भी छोड़ देता है, कुछ को अपनी ओर से अनजाने ही जोड़ देता है। इस तरह अनुकरण में भाषा का परिवर्तन पनपता रहता है। जब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी भाषा का अनुकरण कर रही होती है, ध्वनि, शब्द, रूप, वाक्य, अर्थ, भाषा के पांचों क्षेत्रों में इसे छोड़ने और जोड़ने के कारण परिवर्तन की प्रक्रिया तेजी से घटित होती रहती है। R.M. पीडन तथा A. डुरेफर विद्वानों ने कुछ स्थानों पर इस बात का अनेक वर्षों तक बड़ी सूक्ष्मता से अध्ययन किया और वे इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि यह परिवर्तन या विकास का सबसे बड़ा कारण है। समाज में मोटे रूप से 3 पीढ़ियाँ होती हैं। नवोदित जो 20, 22 या 25 से कम उम्र के हैं, बहुत सक्रिय जो 20, 23 के या 25 से 30 वर्ष के बीच होते हैं, और अस्तप्राय जो 60 के ऊपर के होते हैं। एक ही समाज में इन तीनों की भाषा में स्पष्ट अंतर मिलता है। यद्यपि ये अंतर यूँ देखने में बहुत अधिक नहीं होता और कई पीढ़ियों के बाद ही भाषा पर
उसकी सुस्पष्ट छाप दिखाई पड़ती है। पीढ़ी परिवर्तन के साथ अनुकरण की अपूर्णता के अतिरिक्त यूँ अन्य कारण भी काम करते हैं, जैसे अन्य प्रभाव, बल देने के लिए या नवीनता के लिए नए प्रयोग या एक से अनेक या अनेक से एक करने की प्रवृत्ति आदि। इस अनुकरण की अपूर्णता के लिए भी कई कारण हैं, जैसे शारीरिक विभिन्नता। ध्वनियों का उच्चारण अंगों के सहारे करते हैं और सब उच्चारण एक से नहीं होते, अतएव उनका अनुकरण बिल्कुल पूर्ण नहीं हो पाता। सामान्यतः इस विभिन्नता के प्रभाव का पता नहीं चलता, पर कई पीढ़ी बाद जो परिवर्तन दिखाई पड़ता है उनमें निश्चय ही इसका कुछ न कुछ हाथ रहता है। ध्यान की कमी, इसका कारण भी अनुकरण अपूर्ण रह जाता है। इसका भी भाषा के विकास पर प्रभाव 10-20 पीढ़ी के बाद ही स्पष्ट हो पाता है। अशिक्षा, अशिक्षा तथा अज्ञान के कारण भी अनुकरण अपूर्ण रह जाता है। जैसे श का स, देश से देश, श का स, तृष्णा का तृष्णा, अण का न, गुण गुण, कर्ण कान, श का छ और छ का छ, शिक्षा शिक्षा, क्षत्रिय छत्री। मुख सुख या प्रयत्न लाघव के अतिरिक्त अज्ञान या अशिक्षा के कारण भी हो जाते हैं। विदेशी शब्द सामान्य जनता में अज्ञान या अशिक्षा के कारण ही क्या से क्या हो जाते हैं। उदाहरणार्थ रेबिट का रिबिट, रिबिट, डॉक्टर का डॉक्टर, जमाना का जमाना, इंजन का इंजन, अंजन, मोहताज का मुस्ताज, लाइब्रेरी का रायबरेली, रिपोर्ट का रपट, गार्ड का गारद, ड्रिल का दलेल, इंस्पेक्टर का इंस्पेक्टर, हु कस देयर, हुकुम सदर, लार्ड का लाट, टाइम का टेम, सिग्नल का सिग्नल, दरखास्त का दरखास्त, मास्टर का महटर, कानून गो का कानून गो और प्लाटून का पलटन, जॉइन का जैन और काजी हाउस का काजी होद आदि देखे जा सकते हैं। भाषा में कभी कभी जानबूझकर भी उस भाषा के प्रबुद्ध बोलने वाले या लेखक आदि परिवर्तन कर देते हैं। प्रसाद ने एलेक्जेंडर का अलक्षेंद्र कर दिया है। ये परिवर्तन स्वाभाविक नहीं है। इसी प्रकार अनेक देशक तथा विदेशी शब्दों का संस्कृत के साहित्यकारों ने संस्कृतिकरण किया है, जैसे अरबी का अफियोन, अही फैन या तुर्की का तुर्क। कभी कभी उपयुक्त शब्द न मिलने पर लोग जानबूझकर किसी मिलते जुलते शब्द का नए अर्थ में प्रयोग कर देते हैं। शब्द यदि बहुत प्रचलित न रहा हो तो उस नए अर्थ में चल पड़ता है, जैसे ट्रेजेडी से त्रासदी, कॉमेडी से कामदी। अभिव्यक्ति में चमत्कार या नवीनता आदि लाने के लिए कलाकारों द्वारा निरंकुश प्रयोग भी भाषा में इस प्रकार के परिवर्तन ला देता है। जातीय मनोवृत्ति, हर जाति की अपनी मनोवृत्ति होती है और भाषा उसके अनुसार परिवर्तित होती है। यही कारण है कि एक ही भाषा दो या अधिक जातियों में प्रचलित होकर दो या अधिक प्रकार से विकसित या परिवर्तित होती है। एक जाति मिश्रण ग्रीम नियम के प्रथम वर्ण परिवर्तन का कारण बना, दूसरा दूसरे। बाह्य वर्ग के अंतर्गत भौतिक वातावरण सबसे अधिक प्रभाव डालता है। एक भाषा के अंतर्गत अनेक बोलियां या एक परिवार में अनेक भाषाएं मूलतः इसी कारण से बन जाती हैं। भौतिक वातावरण का प्रभाव कई प्रकार से पड़ सकता है, जैसे गर्मी और सर्दी के अधिक या कम होने से जीविका, स्वभाव, रहन सहन, आचरण आदि पर प्रभाव पड़ता है और भाषा इन सभी पर आधारित है। मैदान आदि में दूर तक लोग संपर्क रख पाते हैं, अतः भाषा में एक रूपता बनी रहती है। पर पहाड़ी भागों में या अन्य ऐसे भागों में यहाँ आने जाने की सुविधा कम है या है ही नहीं, लोग अलग अलग रहने के आदी हो जाते हैं। फल ये होता है कि उनकी भाषा का अलग अलग विकास होता है और कई भाषाओं या अनेक बोलियों का विकास हो जाता है। इसी कारण पहाड़ों पर बोली थोड़ी थोड़ी दूरी पर थोड़ी बहुत अवश्य बदल जाती है। बड़ी नदियों के किनारों की बोली में भी इसी कारण कुछ अंतर दिखाई देता है। भूमि उपजाऊ है तो खाद्य सामग्री की कमी न रहेगी,
और फल ये होगा कि लोगों को उन्नति करने का समय मिलेगा। अतः उन लोगों की भाषा में अनुपजाऊ भूमि में रहने वालों की अपेक्षा संस्कार अधिक होगा। वे लोग गूढ़ विषयों पर सोचेंगे, अतः उसकी अभिव्यंजना के लिए उनकी भाषा गंभीर होती जाएगी, जैसा कि भारत या यूनान आदि में हुआ। इसके विरुद्ध पहाड़ी या जंगली लोगों की भाषा में इस प्रकार का विकास नहीं होता। इस तरह उपजाऊ भूमि के कारण भाषा के परिवर्तन और विकास को बल मिलता है। सांस्कृतिक प्रभाव की दृष्टि से हम परिवर्तन को देखते हैं तो संस्कृति समाज का प्राण है, अतः उसका भी प्रभाव भाषा पर पड़ता है। उसके कारण भाषा में विकास होता है। इसके अंतर्गत भी प्रभाव कई प्रकार का हो सकता है, जैसे सांस्कृतिक संस्थाएं प्राचीन शब्दों को एक बार फिर ला देती हैं, साथ ही विचार में भी परिवर्तन कर देती हैं, जिससे अभिव्यक्ति की शैली आदि प्रभावित होती हैं। 19वीं सदी के अंत और 20वीं सदी के आदि की भाषा पर आर्य समाज आदि के कारण संस्कृत शब्द अपने तत्सव रूप में इतने अधिक घुस आए हैं कि कहने की आवश्यकता नहीं। महान व्यक्तियों का भी भाषा पर प्रभाव पड़ता है। गोस्वामी तुलसीदास ने उत्तर भारत की भाषा, उसके समाज तथा धर्म आदि सभी को यथेष्ट प्रभावित किया है। कितने शब्दों को उन्होंने मूल रूप में या कविता में तुक आदि के लिए कुछ तोड़कर रखा और वे चल पड़े। उनके बाद ही कविता की शैली भी उनसे प्रभावित हुई थी। इसी प्रकार गांधी जी के कारण हिंदी की हिंदुस्तानी शैली को काफ़ी बल मिला। संस्कृतियों का मिलन भी भाषा के परिवर्तन पर प्रभाव डालता है। व्यापार, उन्नति तथा धर्म प्रचार आदि के कारण कभी कभी दो संस्कृतियों का मिलन होता है। इसका भी भाषा के विकास और परिवर्तन पर प्रभाव डालता है। ये सम्मिलन अधिक महत्वपूर्ण होता है, जैसे आस्ट्रिकों और द्रविड़ों का, द्रविड़ों और आर्यों का, आर्यों और यवनों का, भारतीयों और मुसलमानों का, भारतीयों और यूरोप वालों का। इन संस्कृतियों के सम्मिलन से भाषा पर दो प्रकार के प्रभाव संभव होते हैं, जैसे प्रत्यक्ष प्रभाव, अप्रत्यक्ष प्रभाव। प्रत्यक्ष प्रभाव के अंतर्गत जैसे शब्दों की लेन देन। आज हमारी भारतीय भाषा में सभी संस्कृतियों के शब्द मिलते हैं। हिंदी में आस्ट्रिकों के गंगा आदि, द्रविड़ों के तीर, आली, मीन आदि, यवनों ग्रीकों के होंडा, दाम, सुरंग आदि, तुर्की मुसलमानों के पाजामा, बाजार, दुकान, कागज़, कलम, संदूक, किताब, तकिया, रजाई आदि तथा यूरोपियनों के खेल, न्याय और फैशन आदि संबंधी, हॉकी, टेनिस, कॉलर, टाई, पेंसिल, बटन, फ्रेम, डिग्री, साइकिल, मोटर, रेल, स्टेशन, निब, कोट, कलेक्टर तथा पेन आदि हजारों प्रचलित हैं। हिंदी में इस प्रकार के शब्दों की ठीक से छानबीन की जाए तो इनकी संख्या 8000 से कम न होगी। ध्वनि का आना मूल भारतीय भाषा में और यूरोपीय भाषा में ट वर्गीय ध्वनि नहीं थी, पर भारत में आने पर कदाचित द्रविड़ों के प्रभाव से आर्य भाषा में ये ध्वनियाँ आ गई और आज सभी ध्वनियों की भांति इसका भी प्रयोग होता है। हिंदी भाषा में मुसलमानों तथा अंग्रेजों के संपर्क से कई नवीन ध्वनियाँ आ गई, जैसे क, ज, ग, ख, फ और आ। वाक्य गठन, मुहावरे, लोकोक्ति, अभिव्यक्ति की शैली भी विदेशी भाषा से प्रभावित होती है। उदाहरणार्थ हिंदी इसी दृष्टि से फारसी, अंग्रेजी आदि से पर्याप्त प्रभावित है। पानी पानी होना मूलतः फारसी आब शुद्धन का अनुवाद है, तो कार्य रूप में परिणत करना अंग्रेजी टू ट्रांसलेट इनटू एक्शन का प्रभाव है। अप्रत्यक्ष प्रभावों की वजह से भी भाषा में विकास और परिवर्तन होता है, जैसे विचार विनिमय के कारण एक दूसरे का साहित्य, कला आदि पर भी प्रभाव पड़ता है और उसके भी भाषा गठन, अभिव्यक्ति पद्धति तथा मुहावरे आदि अछूती नहीं रहती। समाज की व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था के कारण समाज में शांति या अशांति रहती है, उसका भी जीवन के प्रत्येक अंग पर प्रभाव पड़ता है। ये प्रभाव घूम फिर कर भाषा पर भी पड़ता है। युद्ध या क्रांति में भाषा में विशेष रूप से ध्वनि परिवर्तन होते हैं। लोगों के पास इतना समय नहीं रहता, न शांति रहती है कि उच्चारण पूर्ण रूपेण करें। संकेत से अधिक काम लेना पड़ता है। आधुनिक काल में समय कम होने के कारण ही अनेक प्रचलित शब्दों के संक्षिप्त रूप बनाए गए हैं। कृपया पृष्ठ पलटिए, पीटीओ लिखकर
काम चला लेते हैं। पूरा नाम ना कहकर शर्मा, वर्मा, तिवारी ही कहा जाता है। CID, VC, DM, नेफा, पेप्सू, यूनेस्को आदि इसी प्रकार के संक्षिप्त रूप हैं। बोलने वाले की उन्नति भी वैज्ञानिक के अन्य क्षेत्रों में होती है तो भाषा में परिवर्तन होता है। ये परिवर्तन दो रूपों में हो सकता है। एक तो नई उन्नति के अनुरूप नई अभिव्यक्तियों के लिए भाषा में कुछ नई चीज़ें, मशीन, वस्त्र, खाना, मनोरंजन आ जाते या आविष्कृत हो जाते हैं तो उनके लिए नए शब्द आ जाते हैं। भारत इधर दिन पर दिन उन्नति करता जा रहा है, अतः उसकी भाषाओं में बड़ी तेज़ी से नए शब्द आते जा रहे हैं। यदि कोई देश उसके उल्टे बहुत अवनति करने लगे और खाने को मोहताज हो जाए तो अत्यधिक आराम की बहुत सी चीज़ें लुप्त हो जाएंगी, और यदि स्थिति बदली नहीं तो उसके प्रसंग में प्रयुक्त शब्द भी लुप्त हो जाएंगे। सादृश्य के कारण भी भाषा में परिवर्तन और विकास होता है। कहते हैं कि खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है। इसी प्रकार भाषा में भी शब्द या वाक्य दूसरे शब्द या वाक्य की समानता या सादृश्य के कारण बन जाते हैं। इस प्रकार इसका भी भाषा के विकास या परिवर्तन पर बहुत प्रभाव पड़ता है। इसे आभ्यंतर और बाह्य किसी एक वर्ग में नहीं रखा जा सकता क्योंकि ये दोनों में आता है। आज की हिंदी की वाक्य रचना बहुत से लेखकों में अंग्रेजी के सादृश्य पर मिलती है, ये बाह्य है, और दूसरी ओर पाश्चात्य के सादृश्य पर पौर्वात्य शब्द चल रहा है। एकदश द्वादश के सादृश्य पर एकादश हो गया है। निर्गुण के सादृश्य पर सगुण और सगुण सगुण हो गया है। ये आभ्यंतर है। इसी प्रकार अनेक उदाहरण देखे जा सकते हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि भाषा के विकास का आशय ये नहीं कि भाषा अच्छी या ऊंची होती जाती है। विकास का अर्थ केवल आगे बढ़ना या परिवर्तन है। परिवर्तन से भाषा की अभिव्यंजना शक्ति, माधुरी तथा ओज आदि की दृष्टि से भी उठ सकती है और नीचे भी जा सकती है। यहाँ इतना अवश्य कहा जा सकता है कि भाषा प्रायः सरलता की ओर जाती है। स्नेही विद्यार्थियों, आगामी कक्षा में हम भाषा परिवर्तन के स्वरूप और प्रवृत्तियों पर चर्चा करेंगे।